हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसीलिए हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप जानते होंगे, अगर हमें अपने बारे में किसी को कुछ बताना है या कुछ कहना है तो हम उसे अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं। अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं। इसी तरह की चीज़ें हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट होती हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर हमें संविधान के बारे में कुछ जानना है या संविधान को पढ़ना है तो हमें प्रस्तावना के ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना में हमारे संविधान की झलक मिलती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय है या भूमिका है। एक बहुत बड़े न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, इस प्रस्तावना में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका अर्थ हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत जो है किसी देश के अधीन नहीं है या किसी के भी अधीन नहीं है और ना ही किसी देश के ऊपर निर्भर है और अपने निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया और उस स्थिति से भारत जो है मुक्त हो गया, जबकि पाकिस्तान जो है 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा है। दूसरी व्यवस्था है समाजवादी, जिसका सीधा सीधा अर्थ है निजी संपत्ति का अस्तित्व ना होना। पर एक चीज़ याद रखिए कि भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। और ये समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया और ये 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, ये शब्द भी जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि जो राज्य है वो धर्म के मामलों में एक तरीके से तटस्थ रहता है, मतलब उसका कोई अपना धर्म नहीं है और ये आपको अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने की भी पूरी स्वतंत्रता देता है। इसके बाद है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। दोस्तों, आप जानते हैं लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो और हमारी तरफ से वो पूरे देश पर शासन करता है। इसके बाद बात आती है गणतंत्र की। इसका अर्थ ये है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में नहीं होती, इससे अलग वो लोगों के हाथों में होती है
और दूसरा, किसी भी वर्ग विशेष को कोई किसी तरह के कोई विशेषाधिकार नहीं मिलते। दोस्तों, सामाजिक न्याय की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसी तरह आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें संपत्ति, आय की असमानता को दूर करना भी शामिल है। इसके अलावा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें किसी से भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है, जिनके उल्लंघन पर आप कानून का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात कही गई है। दोस्तों, आपको संविधान का अनुच्छेद 16 याद होगा, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। अखंडता का अर्थ है कि भारत अखंड है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें भिन्न भिन्न धर्मों के, वर्गों के लोग निवास करते हैं, जिनकी एकता ही अखंडता है। दोस्तों, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, और बंधुत्व की भावना में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा देश की एकता और अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। अखंडता शब्द का समावेश भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही किया गया था, और 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और प्रस्तावना के अंत में कहा गया है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत यानी कि स्वीकार करते हैं, अधिनियमित यानी कि लागू करते हैं, और आत्मर्पित यानी कि स्वयं को सौंपते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले भी हमारे सामने हैं, जिसमें पहला है बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973 का सामने आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व की व्याख्या को या डिसीजन को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया मामला था 1995 का, उसमें उच्चतम न्यायालय ने पुनः ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ भी ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू।